I have already taught you lesson number 1 in the SST. Now I am going to start lesson number 2. The lesson number 2 is specially explains you about the new kings and new kingdoms. मतलब ये चैप्टर नंबर 2 है. ये विशेष करके है ना उस समय की जो आपको जानकारी देने जा रही है, जिस समय में नए नए राज्य है ना हमारे भारत में बने थे और नए नए राज्यों का नए नए जो राजाओं बने थे उसके बारे में आपको है ना पूरी तरह से है ना इस पार्ट में बखान किया गया. सो क्लास 7 के स्टूडेंट्स पूरा ध्यान पूर्वक मेरे ये लेक्चर सुनेंगे. प्लीज कॉन्सेंट्रेट अपॉन माई लेक्चर because I am going to explain you in English and as well as in Hindi. The early period of medieval Indian history was marked by the scramble of power among the various Indian kingdoms in the north. और शुरू में जो मध्यकाल हमारी जो शुरू हुई थी उस शुरू में क्या था, एक होड़ बन गया था उत्तर भारत में. उत्तर भारत में बहुत से राज्य का निर्माण हुआ और बहुत से राज्यों का नया नया राज्य है, नया नया राजा है, नया नया वंश के राजा हैं क्या हुए, उस राज्यों का राजा बने. और उस समय में एक होड़ पैदा हुआ था कि अधिक से अधिक है ना राज्य को अपना हाथ में ले ले और कब्जा कर ले और भारत पर क्या करे, शासन करे. इट वॉज ऑल्सो पीरियड ऑफ पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी कॉज बाय द फॉरेन इन्वेंशन. और मध्यकाल शुरुआती मध्यकाल में ये भी एक कमजोरी था, जो विदेशी जो शासक थे जो हमारे भारत के मूल के नहीं थे वो है ना हमारे भारत के ऊपर आक्रमण भी लगातार करते रहते थे. वी सेट द स्टेज फॉर देयर लेटर इवेंट्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री एज दे इन्वॉल्व. बाद में क्या हुआ, वही लोग विजय प्राप्त करके है ना मध्यकाल को है ना पूरी तरह से है ना अपने मध्यकाल में पूरी तरह से है ना भारत के अधिकांश भाग को है ना अपने हाथों में कब्जा करके भारत के ऊपर उन्होंने शासन किया. इट ऑल्सो सॉ दैट द राइज ऑफ चोलास इन द साउथ which we shall took it closely through a case study in this chapter. और दक्षिण भारत में हम तो उत्तर भारत के बारे में होड़ के बारे में समझ चुके थे. अब आइए आप दक्षिण भारत के बारे में. दक्षिण भारत में एक नया वंश शुरू हुआ था, वो वंश का नाम चोला था. वो चोला वंश है ना दक्षिण भारत में ना अपने आधिपत्य मतलब अपने सावर्णिटी को जमाने में वो बहुत हद तक सफल हुए और वो है ना दक्षिण भारत के ऊपर अपने राज्य किए. और इन लोग का शासनकाल कैसा था, इनमें कौन कौन राजा आए और कौन कौन राज्य बने, उसके बारे में हम भली भांति से इस पाठ को है ना समझ के, इस पाठ को पढ़ के और समझ के हम है ना जानकारी हासिल करेंगे. एमर्जेंस ऑफ न्यू किंगडम्स इन नॉर्थ. और इसी शुरुआती मध्यकाल में उत्तर भारत में है ना नए नए राज्य बने. और उत्तर भारत में नहीं बल्कि उत्तर भारत और पश्चिमी भारत और मध्य भारत में क्या हुआ, बहुत से नया किंगडम का डेवलपमेंट हुआ और उद्धारण हुआ. उद्धारण मतलब पैदाइश हुआ. द 7th century saw the rise of chieftains or landlords known as the samantas or subordinates in different parts of Indian subcontinent. और इस शुरू में क्या हुआ समझ गए ना, जो 7वीं शताब्दी में जो बड़े बड़े जो जमींदार थे वो जमींदार धीरे धीरे क्या करने लगे, राजनीतिक सत्ता को हत्या कर क्या करने लगे, ये लोग राजा बनना शुरू किया और राजनीतिक सत्ता को हत्या कर ये लोग अपना राज्य कायम करना शुरू कर दिया. In due course of time, they acquired power and wealth and asserted their independence to establish their own kingdom. और कुछ ही समय में ये लोग है ना बहुत भारी मात्रा में ये जमींदार लोग है ना राजनीतिक पावर को भी अपने हाथ में लिया, बहुत सा धन को भी ये लोग लूट कर या ना बहुत सा धन को इकट्ठा करके धनवान भी हो गए. और साथ साथ है ना इतने ये लोग मजबूत स्ट्रांग हो गए जो कि है ना ये अपने आप को है ना एक आजाद शासक के रूप में है ना ये लोग आगे चलकर अपने आप को है ना डिक्लेयर कर दिया कि हम ही शासक है. एक आजाद शासक के रूप में है ना बहुत से राज्यों को अपने हाथों में लेकर इन्होंने शासन करना शुरू कर दिया. इन लोग में से फॉर इंस्टेंस दांडी दुर्गा डिफीटेड चालुक्यास एंड लेड द फाउंडेशन ऑफ राष्ट्रकूटा डायनेस्टी. और इसका उदाहरण के लिए आपको देते हैं, उस समय में दांडी दुर्गा नाम का जो व्यक्ति था उन्होंने चालुक्यास को है ना
मात देकर उन्होंने क्या किया समझ गए ना, एक नया वंश और एक नया राज्य का उन्होंने उद्धारण किया। और वो नया वंश क्या था, राष्ट्रकूटा डायनेस्टी था, उसका नाम क्या था, राष्ट्रकूटा था। ऑन अदर हैंड, दूसरे हाथ पर चिफ्टियन सच एज दी गुर्जारा प्रत्यारास gave up their traditional occupation and successfully established their kingdom in राजस्थान। बाद में इसी तरह जो गुर्जारा और प्रत्यारा लोग थे, वो लोग अपना जो खेती बाड़ी करते थे और राजा के नीचे रहते थे, वो खेती बाड़ी करते थे, वो लोग अपना ये सब छोड़कर वो लोग क्या किए समझ गए ना, धन इकट्ठा करके शक्ति अपने हाथ में लेते हुए है ना, बहुत बड़ा साम्राज्य उन्होंने बनाया। वो साम्राज्य कहाँ बनाया, वो भारत के राजस्थान में बनाया। दी त्रिपार्ट स्ट्रगल, त्रिपार्ट स्ट्रगल किसको बोलते हैं, त्रिपार्टाइट स्ट्रगल बोला जाता है। त्रिपार्टाइट स्ट्रगल ये क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे। कन्नौज had become the center of all political developments in North India during long reign of King हर्षवर्धन। कन्नौज एक ऐसा था भारत में, वो जगह था, ये जगह है ना राजनीति के रूप में अगर देखा जाए तो, राजनीतिक नजरिया से देखा जाए तो उत्तर भारत में है ना, जितने राजनीतिक रूप में जितना डेवलपमेंट्स हुए, विकास हुआ, जितना उथल पुथल हुआ, जितना बदलाव हुआ, उसका मुख्य केंद्र है ना कन्नौज था। और उस समय में ये कन्नौज किसके हाथों में था, किंग हर्षवर्धन के हाथ में था। कन्नौज स्ट्रेटेजिक पोजीशन fostered trade and commerce and highly fertility of soil encouraged the agricultural growth। और कन्नौज का क्या था पोजीशन, इसीलिए कन्नौज बहुत मजबूत इसीलिए था कि कन्नौज है ना उस समय में उन्नत राज्यों में भारत में गिनती होती थी, क्योंकि वो दूसरे राज्यों से व्यापारिक संबंध थे और अच्छी तरह से व्यापार करके ना धन को इकट्ठा करते थे। और साथ साथ उस इलाका, जिस इलाका में कन्नौज बसा हुआ है, वो इलाका बहुत उपजाऊ इलाका माना जाता था और वो बहुत उपजाऊ इलाका था। Therefore, all new kingdoms were equal interested in acquiring control over कन्नौज। और जितने इस काल में है ना नया नया साम्राज्य बने, नया नया राज्य, राजा जो शासन में आए, जो नए नए वंश के राजा सब शासन में आए, सबकी नजर किसके ऊपर थी, कन्नौज पर थी। सभी चाहते थे कि कन्नौज को हत्या कर कन्नौज को अपने राज्य में मिला लें, ताकि है ना कन्नौज बहुत उत्तम उन्नत राज्य है, बहुत डेवलप्ड राज्य है और उसका व्यापारिक संबंध दूसरे देशों के साथ है, वहाँ का मिट्टी भी है ना बहुत उपजाऊ है। यही सब वजह था। द बिगिनिंग ऑफ मिडिएवल इंडियन हिस्ट्री वाज मार्क्ड बाय द लॉन्ग ड्राउन स्ट्रगल अमंग द गुर्जारा प्रत्यारास ऑफ मालवा, द राष्ट्रकूटास ऑफ डेक्कन एंड पालास ऑफ बंगाल टू एस्टैब्लिश देयर सुपरमैसी इन कन्नौज। ये कन्नौज के ऊपर आधिपत्य जमाने के लिए तीन वंश के राजा लोग हमेशा एक दूसरे से वो क्या करने लगे, संघर्ष करने लगे, युद्ध करने लगे। इसी तीन वंश के राजा लोग अपने आप में जो संघर्ष करने लगे, उसी संघर्ष को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, त्रिपार्टाइट स्ट्रगल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसी तीनों वंश के, तीनों इलाके के जो राजा अपने आप में है ना कन्नौज को हड़पने के लिए जो युद्ध किया करते थे, जो संघर्ष किए, उसी संघर्ष को त्रिपार्टाइट स्ट्रगल कहा गया है। दिस इवेंट इज डिस्क्राइब बाय हिस्टोरियंस एज ए tripartite struggle। However, the constant struggle weakened the dynasties and led their ultimate decline। लेकिन ये लोग निरंतर अपने आप में युद्ध करते रहे, इससे क्या हो गया समझ गया ना, धीरे धीरे ये लोग कमजोर होते हुए चले गए। क्या होते हुए, कमजोर होते हुए चले गए और इनकी आधिपत्य है ना खत्म होते हुए चले गई, इनकी आधिपत्य क्षीण होते हुए चले गई। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे गुर्जारा प्रत्यारास के बारे में। द गुर्जारा प्रत्यारास रूल्ड ओवर वेस्टर्न इंडिया इन द पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न सेंट्रल राजस्थान एंड द पार्ट्स ऑफ सेंट्रल इंडिया। ये गुर्जारा प्रत्यारा का क्षेत्र कहाँ था, ये लोग है ना पश्चिमी भारत और साथ साथ है ना मध्य भारत में, यानी राजस्थान में है ना अपना आधिपत्य ये लोग जमा लिए थे।
और इनका किंगडम था राजस्थान से लेकर मध्य भारत में फैला हुआ था। द लोकेशन मेड पॉसिबल फॉर देम टू रेसिस्ट द अरब इनकर्शन। और है ना इनका जो लोकेशन था जिसके जरिया से उस समय में अरब के लोग है ना कुछ चढ़ाई करते थे, उनको रोकने के लिए, उनको है ना नहीं आने देने के लिए, उनकी आधिपत्य खत्म करने के लिए, उनको है ना हमारे भारत में नहीं घुसने देने के लिए एक उपयुक्त तो जगह माना जाता था। दे हैड इनिशियली बीन लोकल ऑफिशियल्स बट हैड कर्व द प्रिंसिपलिटीज फॉर देमसेल्फ। ये लोग क्या थे, वहां के लोकल आदमी थे। ये लोग जिस इलाका के बारे में मैं राजस्थान और मध्य भारत के बारे में आपको बता रहा हूँ, वो समय में जिस समय में दूसरे शासक थे उस समय में ये लोग वहाँ के लोकल वासी कहलाते थे। ये लोग खेती बाड़ी करते थे। धीरे धीरे है ना ये लोग है ना छोटे छोटे कस्बों को अपना अपना हाथ में लेते हुए, जैसे जैसे वो उस समय के शासक कमजोर होते हुए गया, उसका धन है ना और उसका धन जमीन सब ये लोग हड़पते हुए क्या किए, मजबूत होते हुए आगे बढ़ते हुए चले गए। The Gurjara Pratyaras had a long line of powerful rulers such as Nagabhatta 750 780 CE। और है ना ये गुर्जारा प्रत्यारा वंश के राजा में सबसे पहला कौन था, शक्तिशाली, ये वंश के राजाओं अधिक राजा क्या थे, बहुत शक्तिशाली बहुत पावरफुल राजा थे। उसमें से एक का नाम शुरू में दिया गया है, इनका नाम क्या था, नागाभट्टा था। इनका शासन काल कब था, 785 ईस्वी से लेके 780 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। द फाउंडर ऑफ द डायनेस्टी वट सराजा एंड भोजा। और उन्होंने क्या किया, एक नया वंश का निर्माण किया, उसका नाम क्या था, वट सराजा और भोजा वंश का इन्होंने क्या किया, निर्माण किया। बाद में कौन बना, मिहिर भोजा। इसके बाद 836 से लेके 890 के बीच में दूसरा शासक पावर में आया, उनका नाम था मीर भोजा था। एस्टैब्लिश द लार्जेस्ट एम्पायर इन नॉर्थ इंडिया। वो धीरे धीरे अपने साम्राज्य को फैलाते हुए उत्तर भारत में बहुत बड़ा साम्राज्य को कायम किया, विद कन्नौज एज इज कैपिटल। बाद में है ना अपने साम्राज्य का राजधानी कौन जगह को बनाया, कन्नौज को बनाया। इशूड सिल्वर कॉइन्स विद द मार्क ऑफ वरहा। और उस समय में इन्होंने पैसा के रूप में है ना चांदी का सिक्का का निर्माण किया, और सिक्का के ऊपर वरहा, वरहा किसको बोलते हैं, सुगर, पिग बोलते हैं ना, वरहा। एंड इनकॉर्नेशन ऑफ लॉर्ड विष्णु, ही वॉज कॉल्ड आदि वरहा। और ये वरहा का इसलिए मोनोग्राम में सिक्का पर दिया, वो क्या था, विष्णु भगवान का इनकॉर्नेशन था, इसी के लिए उसको दिया। इसके मतलब आपको साफ जाहिर होता है कि ये रूलर्स थे किसके फॉलोअर्स थे, लॉर्ड विष्णु का फॉलोअर्स थे। द गुर्जरा प्रत्यारास वेर ऑल्सो ग्रेट पैटर्न्स ऑफ लर्निंग एंड लिटरेचर। और इनके शासन के समय में ये लोग है ना बहुत साहित्य का बहुत बढ़ावा दिया, बहुत एंकरेज किया। लिटरेचर मतलब साहित्य का बहुत इन्होंने एंकरेज किया, और साथ साथ है ना बहुत सा पढ़ाई लिखाई का जो केंद्र होते हैं, बहुत से केंद्रों का निर्माण किया, और इन्होंने बहुत तरजीह दिया, पढ़ाई लिखाई का बहुत तरजीह दिया, और साहित्य के ऊपर भी इन्होंने बहुत तरजीह मतलब बहुत इंपॉर्टेंस दिया। राजशेखरा द संस्कृत पोएट वाज पैट्रोनाइज्ड बाय द प्रत्यारस रूलर्स। और उस समय में एक संस्कृत का एक महान कवि थे, उनका नाम राजशेखरा था, और वो भी है ना इन्हीं के समय में, किनके समय में, प्रत्यारा के समय में ही वो राज कवि के रूप में वो काम किया करते थे। शासक आया कौन, पल्लवासा है। पाला एम्पायर वाज फाउंडेड बाय गोपाला अराउंड द 750। और दूसरे शासक में कौन आया था, पाला। ये पाला एम्पायर मतलब पाला साम्राज्य के नाम से जाना गया, और ये पाला साम्राज्य को बनाने वाले कौन थे, गोपाला नाम के शासक थे। और इनके शासनकाल कब से शुरू हुई, 785 ईस्वी से शुरू हुए। His empire extend over the states of present day बंगाल, बिहार, पार्ट्स ऑफ ओडिशा एंड नेपाल। और इनका साम्राज्य कहाँ तक फैला हुआ था, बंगाल से लेके नेपाल तक फैला हुआ था। आज है ना अगर हम आज इनके साम्राज्य को अगर हम अच्छी तरह से भली भांति समझेंगे तो आज का जो बंगाल, बिहार
और उड़ीसा का कुछ भाग और नेपाल क्या था, पूरा इनके कब्जा में था। किनके कब्जा में था? पल्लवास के कब्जा में था। लैटर अंडर धर्मपाला एंड हिज सन देवपाला द एम्पायर एक्सटेंडेड ओवर प्रेजेंट डे बंगाल, कन्नौज, उड़ीसा, बिहार, असम एंड नदरन इंडिया एंड नेपाल। बाद में है ना, इनका जो गोपाला के बाद दूसरे जो शासक आए उनका नाम धर्मपाला था। एंड धर्मपाला का जो बेटा थे देवपाला थे। ये लोग बहुत मजबूत शासक थे। इन्होंने अपने साम्राज्य को ना और फैला दिया, इनको और बढ़ा दिया दूसरे जगहों को कब्जा करके, जो कि बंगाल, कन्नौज, उड़ीसा, बिहार, आसाम और उत्तर भारत और नेपाल सब इलाके इनके कब्जा में आ गए। द तिबेटियन क्रॉनिकल्स इन्फॉर्म अस दैट द पल्लास वेर द पैट्रन्स ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग। और है ना, ये जो आज तिब्बत में बहुत से, तिब्बत एक ऐसा देश है, ऐसा जगह है, अधिक से अधिक लोग बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं। और उनका उस समय का लिखा हुआ चीज से यह जानकारी हमें मिलता है। क्या जानकारी मिलता है जी? कि ये पल्लवास जो राजाएं थे वो किसकी बढ़ावा दिए? और बुद्धिस्ट लर्निंग का, मतलब बौद्ध धर्म का तरजीह उन्होंने बहुत दिया। और बौद्ध धर्म में जो लिखा हुआ चीज था, जो बखान किया हुआ चीज था, उसका तरजीह और उसका पढ़ाई इन्होंने बहुत बड़े पैमाने पर अपने राज्य में करवाया। और ये लोग है ना, उसी धर्म का साहित्य और साथ साथ पढ़ाई भी इन्होंने बहुत बड़े पैमाना पर अपने राज्यों में इन्होंने फैला दिया। डोनेटिंग जनरसली टू नालंदा यूनिवर्सिटी द मेजर सेंटर ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग। और बाद में इन्होंने बहुत सा दान दिया। और उसी समय में है ना, बौद्ध पढ़ाई के लिए एक बहुत बड़ा विश्वविद्यालय था, आज भी है ना वो विश्वविद्यालय हमारे बिहार में है, था उसका नाम था नालंदा यूनिवर्सिटी। और यही था बुद्धिस्ट धर्म के बारे में पढ़ाने का और पढ़ाई करने का बहुत बड़ा केंद्र था। ये राजा लोग है ना, इस केंद्र को भी, इस विश्वविद्यालय को भी बहुत एस्टैब्लिश द फेमस विक्रमशिला बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी। धर्मपाला ने और एक विश्वविद्यालय बनाया, उसका नाम विक्रमशिला बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी है। दे हैव क्लोज ट्रेड कल्चर रिलेशन विथ साउथ ईस्ट। और वो लोग है ना, अपने व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंध किससे था? दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों के साथ था। विच एडेड टू देयर प्रॉस्पेरिटी, जिससे वो बहुत तरक्की किए। मच लेटर महिपाला वॉज डिफीटेड बाय राजेंद्र चोला डायनेस्टी इन 1023। बाद में क्या हुआ? आखिर जो शासक थे उनका नाम था पाला डायनेस्टी का, उनका नाम था महिपाला। और महिपाला को राजेंद्र चोला नाम का शासक है ना, चोला डायनेस्टी का, चोला वंश का जो शासक थे, वो उनसे घनघोर युद्ध हुआ। वो युद्ध में महिपाला को है ना मात खाना पड़ा। और यह घटना कब घटी? 1023 ईस्वी में घटी।